जी, मेरा परिचय तो केवल इतना है। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है, सन ऑफ करमचंद। हम मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं सुभाष नगर का निवासी। कोई गाना आप गाना चाहते हैं? तेरिया मोहब्बतां ने मां सुटिया। जूनियर स्कूल्स भी हैं। हाँ। और छोटे और बच्चों के। आपका नाम क्या है? 60 साल हो गए होंगे। जी, हम बहुत वैसे कोशिश करी है मैंने। इस रोड हमारी मंदिर को जाती है और ठीक है, मछलियों को ठेका भी दे सकते हैं, सिंगाड़े का भी ठेका दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है आपसे आपका परिचय चाहूँगा और साथ में ही गांव के बारे में बताइए। कोई बुजुर्गों की कहानियाँ ऐसी आपने गांव के बारे में सुनी है? थोड़ा हिस्ट्री गांव की। मेरा नाम, जैसा कि सभी को पता है, मेरा नाम विपिन है और मैं वर्तमान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गांव में काम करता हूं। इसके अलावा एक जनसंवाद मीडिया के नाम से अपना न्यूज़ पोर्टल है जिसको हम चला रहे हैं। तो अभी क्या है कि हमारा गांव, जैसा कि आपको पता ही है, कि 12 सैनिक कॉलोनियाँ बसाई गई थी गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत, और इसमें एक मेरी पंचायत भी थी। मेरी पंचायत में 2 गाँव हैं, एक चकपेरी और एक रसूलाबाद, जो इसमें बसाए गए थे। तो सरकार के द्वारा हमारी जो पंचायत को लगभग 5810 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी उस दौरान। लेकिन चूंकि आज आपका ब्लॉग हमारे गांव से संबंधित है तो बात हमारे गांव की होगी। जी। हमारा गांव को बसाने की शुरुआत 52-53 से शुरुआत हो गई थी और 55-56 तक आते आते लगभग यहाँ पर सेटलर्स सेट हो चुके थे। और स्टार्टिंग में इनकी संख्या शायद 84 थी, जिनकी पूरी सूची हमारे यहाँ सैनिक द्वार जो बना हुआ है वो बनी हुई है। इसके अलावा कुछ और ये जानकारी, आपके गांव में सबसे ज्यादा जो है रोजगार? हमारे गांव में रोजगार को लेके तो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि कुछ लोग खेती के काम में भी हैं, कुछ लोग सरकारी सेवा में भी हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे गांव को आय प्राप्त होती है, वो वर्तमान में आज की तारीख में खेती नहीं है। अच्छा। वो रेमिटेंसेस हैं। मतलब जो हमारे एनआरआई भाई लोग, जो परिजन लोग गाँव के बाहर रह रहे हैं, तो वो एक मेहनत मजदूरी करने के बाद अपने गांव को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा भेजते हैं, तो मेन अर्निंग सोर्स वही है। इसके दूसरे नंबर पे सेकेंडरी आता है हमारा एग्रीकल्चर। लोग खेती किसानी कर रहे हैं और इसी से, अपने खेती किसानी से ही फसलों से जो प्राप्त होता है। ठीक। आपके हिसाब से कौन से काम ऐसे हैं जो गांव को जो है आगे ले जा सकते हैं, और आप अपने गांव को किस तरह से देखते हैं? फ्यूचर की जो है संभावनाएं। मैं लगभग 2007-8 से सामाजिक जीवन में सक्रिय हुआ जी। और इस बीच में मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें, बल्कि उसके भुक्तभोगी हम भी हैं, कि दूर एक तो क्या था, कादराबाद में इंटर कॉलेज के अलावा हमारे समय में कोई इंटर कॉलेज वगैरह नहीं। मतलब शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव था। मतलब इंटर लेवल की अगर करने लगे तो मेरे को लगा कि अगर ये शिक्षा के लिए हम लोग जैसे वहाँ जा रहे हैं, बीच बीच में हम ड्रॉप आउट हो जाते थे या नहीं जा पाते थे किन्हीं कारणों से, 7 या 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाना। इसलिए मेरी प्राथमिकता पे आया एजुकेशन, और 2016 में मैंने प्रयास शुरू किए थे और 2018-19 में हमने यहाँ पर अपने गांव में GGIC की नींव रखवा दी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी 12 जो सैनिक कॉलोनियाँ हैं, एक कादराबाद का तो इंटर कॉलेज है जो सरकार ने कॉलोनियों के साथ लगभग दिया था। इसके बाद एक दूसरा एकमात्र सरकारी इंटर कॉलेज मेरी पंचायत में है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब तक आदमी शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा। तो शिक्षा जरूरी है। और जैसा कि आपका सवाल कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पर इंटर तक की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या अभी भी पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि हायर एजुकेशन के लिए क्या हो। तो संभावनाएं ये हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा जो जंगल है सरकार के द्वारा ये ग्रांट एक्ट के तहत बांटने के बाद जो बचा हुआ था, उसको हम हायर एजुकेशन से संबंधित या यहाँ पे कोई रिसर्च सेंटर खुल सकता है, जो कहने का मतलब विश्व स्तरीय हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे आसपास के जो सैनिक कॉलोनियाँ हैं, जो कभी आज आपको याद हो कि एक दौर ऐसा था जब हम छोटे थे कि ये 12 सैनिक कॉलोनियों को आसपास के गांव ऐसे देखते थे कि पता नहीं कितना तगड़ा डेवलपमेंट है इनमें, और उन गांवों के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता था। लेकिन वर्तमान में स्टोरी क्या है कि जो आसपास के गांव हैं उनकी स्थिति इन सैनिक कॉलोनियों से ज़्यादा बेहतर है।
तो कहीं ना कहीं इसमें इग्नोरेंस रही। हमारे जो सैनिक कॉलोनियों के परिजन जो यहाँ पे बसे हुए थे, इन्होंने चीज़ों को नकारना शुरू किया। अब इनके इग्नोरेंस का आज ये है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर से उधर दरकरार करनी पड़ती है कि यार हमारा ये काम आप करा दो, या इस तरीके से। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पे क्या है कि एक कादराबाद के इंटर कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो इसके आसपास मुझे नहीं लगता कोई खेल का मैदान ऐसा है जिसमें हमारा जो यूथ आज की तारीख में जो मोबाइल में घुसा रहता है, जिसमें वो अपनी खेलने कूदने की गतिविधियों को अंजाम दे सके। तो इस संबंध में 1-2 बार हमारी जिलाधिकारी सर से बात भी हुई थी और हम अपना प्रपोजल भी दे के आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि राजनीतिक होता है ना कि राजनीतिक इंटरफेरेंस वगैरह या इन सब चीज़ों की वजह से वो चीज़ें अस्तित्व नहीं आए या धरातल पर नहीं उतर पाई। तो मेरा आपके माध्यम से एक ही कहना है कि अगर आप शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंच रही है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा हर पंचायत में एक स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, तो मेरा मैं यही कहना है कि हमारी पंचायत में भी एक स्टेडियम बनवाया जाए जिससे यूथ जो है खेल कूद की गतिविधियों में आगे आए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई ऐसा भी होगा जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करेगा और इसके साथ हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। मेरा नाम राजेश सिंह पटवाल गुसाई है। मेरा जन्म 23 जुलाई 1944 को ग्राम गुनियाल, पट्टी तल्ला बदलपुर, तहसील और पोस्ट ऑफिस लैंसडाउन में हुआ था। मैंने 5वीं तक 6वीं तक वहाँ पे पढ़ा। वहीं एजुकेशन हुई वही एजुकेशन की। हाँ। उसके बाद सन 56 में यहाँ ज़मीन मिल गई थी, तो सन 97 में 6 पास करके यहाँ रसूलाबाद में जमीन आपके दादा को मिली थी या पिताजी? हमारे पिताजी वो थे, क्या नाम है, द्वितीय विश्व युद्ध के उसे उनको जमीन मिली है जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले। हाँ, तो उस समय क्या था, इतनी परेशानी थी। फिर हमने रामगंज पुल में था, कभी अगर बरसात में बाढ़ आ रही थी तो 10-12 दिन तक किस्ती भी नहीं लगती थी। अच्छा, आपका आना जाना कैसे होता था यहाँ से वहाँ? क्या कनेक्ट? एक बार चाहते थे, अगर नहीं गए तो जाना क्या था। अच्छा, वहीं रहते थे ना। हाँ। मैं और हर्ष भाई साहब, क्योंकि आने जाने का यहाँ से वहाँ जो है, यहाँ पहले कोई साधन नहीं था तो आप वहीं रहने लगे फिर कोई पढ़ाई के लिए? अच्छा, हाँ, तो इसकी वजह से मैं सन 61 में मैंने हाई स्कूल का पेपर दिया, लेकिन मैं एक विषय में इंग्लिश में रहने के बाद मैं अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ जो अख्तर का तांगा चलता था, बड़ा फेमस नाम, मुझे भी नाम याद है उनका। बहुत पहले बैलगाड़ी थी। अच्छा, पहले बैलगाड़ी थी? पहले बैलगाड़ी थी। जब किसी का ब्याह शादी होती थी तो बैलगाड़ी में कपड़ा बांध के बैलों को सिंह बनाकर तब दूल्हा दुल्हन को। अच्छा। तो जब मैं आया तो उसके बाद मैं हमारा अपने मैं लैंसडाउन से 19 मार्च 62 को मैं बम्बई इंजीनियर ग्रुप में भर्ती हो गया। आर्मी में 70.5 साल की उम्र में। अच्छा। बंगाल गया बम्बई में, तो उस समय हमारे जो बम्बई इंजीनियर में थे, हमारा एडिटर कैप्टन खलूरी जी थे। हाँ। तो वहाँ जाके इंजीनियर ट्रेनिंग करने के बाद ब्रेन टेस्ट होता है। ब्रेन टेस्ट में हमें ट्रेड मिला इलेक्ट्रीशियन। अच्छा। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर कलर के बी ग्रुप में आते हैं, हाई उसमें आते हैं। तो मैंने 15 साल फौज में नौकरी करी। उसके बाद कागज में BHL खुल गए तो मेरे दिल में शौक आया, चलो यार BHL में नौकरी करेंगे। 15 साल ही पूरे प्रमोशन नहीं दिया। 15 साल में रिटायर आ गया। हाँ, तो उसके बाद ये था, कभी हम छुट्टी आते थे तो अब्दुलगढ़ में अपना पहले होटल में रुकना, रोटी खानी, फिर किराए की साइकिल लेते थे हम। किराए की साइकिल लेते थे, फिर रसूलाबाद पहुंचते थे। दूसरे दिन साइकिल वहां पहुंच के फिर पैदल पहुंचते थे। अच्छा। कोई साधन नहीं था उस समय। जब हम सन 62 में भरते थे तो 52 रुपये हम भरती हैं ये छोटी। आज की क्या कनेक्टिविटी है? आज कैसे आते हैं आप? आज तो ये है कि हम हर एक के साधन हैं, जिनके अपने साधन है। मोटर बाइक हर एक के पास है, गाड़ियाँ हैं। दुख तकलीफ हो गई उसमें क्या है, दुख तकलीफ होने के बाद क्या है कि किराए की गाड़ी। हाँ, जैसे कोई बीमार, दुख तकलीफ, कोई बीमार हो गया तो किसी को, अगर कोई सिंगल आदमी तो चले जाता बाइक में। हाँ। बाकी परिवार वाले नहीं जाते। अस्पताल की क्या सुविधा है? अस्पताल की कोई सुविधा नहीं है। अब बना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सन 77 में आया तो उस समय हमारे रामलीला की कमेटी थी। तो मैंने 10 साल, करीब 5-6 साल रामलीला खजांची का काम किया। अच्छा। उसी बाद सन 78 में मंदिर की शुरुआत मैंने करी, 1-1 2-2 रुपए करके सन 80 तक। और उसके बाद वो भी मैं वो किया। उसके बाद फिर मैंने
क्या किया, भूतपूर्व सैनिक समिति हमारे कारावास ने, उसको मैं 10 साल तक डील मैं ही करता रहा, मेरे अलावा गाँव से कोई नहीं रहता था। अच्छा। उसके बाद मैं भाग दौड़ होने के बाद मैं सन 86 में केनरा बैंक में एज ए गार्ड भर्ती हो गया, धामपुर में। अच्छा। भर्ती हो गया तो मैं उस समय क्या था कि मैं अभी कोई साधन नहीं था, कारावास तक साइकिल में जाना, वहाँ पे बसों में जाना, शाम को अपने घर आना। पहले टेस्ट में मैंने कल सन 92 में मैं कलेक्टर पास करके और नगीना पहुंच गया। तो 2004 में मैंने 18 साल केनरा बैंक की नौकरी करके वहां से भी रिटायर हो गया। अब मैं आने के बाद अब ये सामने है। अब 2009 से मंदिर का 4 साल, अभी 2-3 साल पहले मैंने चार्ज दिया। पहले पैसे नहीं थे, तनख्वाह तो 2010 के बाद पड़ी है। 111 रुपये में फौज से पेंशन आया था 77 में, 111 रुपये 77 फर्स्ट अप्रैल में 111 रुपये का पेंशनर हूँ। आपकी जो 80 साल का बेनिफिट हो रही है, अभी मेरे 38,000 रुपये बैंक दे फौज दे रही है। जी। तो मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा, आप जो है गांव में आप जो जैसे कीर्तन मंडली के अध्यक्ष हैं, तो कुछ जो है आप बताएं हमें। कीर्तन मंडली क्या है, वो पैसे जब मंदिर में कुछ काम होता हम पैसे देते हैं वहाँ। हाँ। जैसे बाहर से मंदिर ले आते तब भी हम पैसे देते, ऐसे सब लोग बनाने के लिए। हाँ। तभी देते हैं हम देते रहते हैं, और जितना हमसे हो सकता है उतना हम देते हैं। बाकी तब अभी जो है गाँव हमारा छोटा है यहाँ। अभी जो है सरकार द्वारा हमारे जो विधायक हैं कुमार सुशांत जी द्वारा एक लाइटें दी गई हैं गांव वालों को। सभी गांव में, हमारे गांव में भी 2 लाइटें दी गई हैं, स्टेडियम लाइट, जिसमें 6 लाइटें लगी होती हैं। एक पोल हर धार्मिक स्थल पे लगाया गया है। क्या आपके धार्मिक स्थल को वो लाइट मिली है? हमने कई ने अपने पैसों से लगा रखे लाइट, अपने पैसों से लगा रखी। एमएलए वाले नहीं, जो विधायक कुमार सुशांत जी द्वारा लाइट मिली थी अभी, तो हमको थोड़ी मिली। वो कहाँ गई? लाइट तो आई आपके? हमें क्या पता किसको मिली वो। नहीं, आपके गाँव में 2 लाइटें आई हैं। हमें तो कुछ पता नहीं, ये हमने अपने जो लगाया अपने पैसों से लगाई है। मंदिर में लगाया, हमें नहीं पता। मंदिर में चल ऐसे सारे में लगाते लाइट, वो तब लगाई इधर लाइट, जो कि बहुत अच्छी लाइट है, स्टेडियम लाइट है, जिसमें 6 लाइट लगी होती है ऊपर, तो यहाँ वो पूरे एरिया को जो है रोशन करती हैं। आपके यहाँ पे वो लाइटें लगी हैं? कहाँ लगी है? गुरुद्वारा में लगी, बाकी हमें पता ही नहीं। और हमारे मंदिर पे जो यहाँ मंदिर में नहीं है। कितने धार्मिक स्थल हैं आपके गाँव में? कितने? दो ही तो है। 2? एक मंदिर है ये, और कहाँ है? 2 ही तो है। 2 ही है, 3 तो नहीं है ना? तो लाइट तो 2 आई थी आपके यहाँ के। तो हमें क्या पता कहाँ गई, किसने लगाया अपने घर में, अभी हमें क्या पता। चलिए, तो हम इसके बारे में जो इंक्वायरी करेंगे कि दूसरी लाइट कहाँ है। सही बात है, कर लो, इसमें क्या है। जी जी, ठीक है। हमारा सड़क तो दिखा दो, चलो कैसी है। तो ताई जी, सड़क के हाल कब से हैं ऐसे? ये जब से बेटा हम आए यहाँ, कितने साल हो गए, 50-60 पता नहीं कितने साल भी हो गए, तब से सड़क ऐसी कैसी है। ये क्या, ये भी है, इधर देख लो, इधर ये इधर 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 भी देख लो, ये सड़क परसों तो मैं यहाँ पर गिर भी गई थी यहाँ पर। जब से ये, तो जब से हम आए इस गांव में तब से ये तो वैसी की वैसी है। अच्छा, इधर है, उधर है, ये इधर ये सड़क भी तो ऐसी है। अभी हर गांव में जो है स्ट्रीट लाइट जो है सरकार द्वारा लगाई जा रही है। तो आपके यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट लगी? जैसे पोलो में आपके लाइट नहीं देख रहा हूँ। विजयनगर में देखो, पूरे वहाँ से पूरे लगा रखे विजयनगर में है। विजयनगर पूरी लाइटें है। स्ट्रीट लाइट देखो, पोल पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, खाली है। ये वाले पोल पे लाइट नहीं है। ये भी अपने, मेरे ख्याल से अपने पैसों से लगा रहे हैं। ये भी अपने पैसों से? हाँ, ये भी है। ग्राम प्रधान द्वारा कोई लाइट नहीं लगाई गई आपके यहाँ? ना, ये सुम्मी के है ना, सुम्मी भाभी क्या तुम्हारे, वो भी अपने पैसों में पैसे इकट्ठे करे 3-4 घर से। आपके पंचायत से नहीं, ये लगी है। श्यामलाल क्या लगी? 1-2 लाइट लगाई है। हाँ। अच्छा, एक वो लगाई थी, वो खराब हो गई, फिर देखा ही नहीं। अरे हाँ, एक वहाँ लगी है ना, एक खंबा मतलब 2-4 लगी भी है, पर ऐसी है खराब हो गई। स्ट्रीट लाइट लगी है? लगी है। एक खंबा छोड़ के लगी है। अच्छा, 2-4 लगी थी। जंगली जानवरों की वजह से था वो तो बेटा तब लगा, इधर इन्हें बाग उगा ना, तब लगाई नहीं तो कौन से लगाते थे। खराब होने के बाद मास्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपका परिचय चाहूँगा और फिर आप मुझे ये बताइए कि आप जो है यहाँ पे कब से आप पढ़ा रहे हैं और आपको जो है गांव के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव कैसा है?
सर मैं 2015 में, सितंबर 2015 में मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पर, और तब से मैं निरंतर यहीं पे हूँ। और गांव के बच्चों को पढ़ाने का जो है वो यही है कि गांव के परिवेश से बालक आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिवारों से नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि उन बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छा हम शिक्षा दे सकें, उन्हें सफल बना सकें, बस यही प्रयास रहता है। मेरा सर आपसे अगला जो है प्रश्न ये है कि यहाँ पे जो है कितने बच्चे पढ़ते हैं और सभी कक्षाओं के लिए क्या पर्याप्त टीचर हैं आपके पास? जी सर, वर्तमान शैक्षिक सत्र में इस समय विद्यालय में 103 बच्चे पंजीकृत हैं हमारे पास। हाँ। और बच्चों के हिसाब से संख्या के आधार पर हाँ, टीचर की जो संख्या है वो पर्याप्त है इस समय विद्यालय में। अच्छा, गुड मॉर्निंग। कितने टीचर हैं लगभग यहाँ पे? यहाँ पर सर शिक्षा मित्रों को जोड़ करके 6 टीचर हैं इस समय, जिसमें 2 शिक्षा मित्र हैं और 4 सहायक अध्यापक। ठीक है। एक और प्रश्न मेरा आपसे ये है कि स्कूलों में बच्चों के लिए खेलकूद और अन्य गतिविधियों की क्या व्यवस्था है? सर प्रत्येक शैक्षिक सत्र में शासन के द्वारा एक खेल किट हम लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें खेलकूद का पर्याप्त सामान हमारे विद्यालय में इस समय भी मौजूद है। और विद्यालय का जो ग्राउंड है वो भी काफी बड़ा है हमारा, इसलिए बच्चों को हम खेलकूद की गतिविधियों में बहुत अधिक सक्रिय रखते हैं। और इसी के साथ साथ बच्चे भी हमारे उस परफॉर्मेंस को जिले स्तर पर भी हम अपने बच्चों को खिलाकर लाए हैं और चयनित होकर आए हैं बच्चे, वहां से मेडल लेकर आए। गांव के बच्चों को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? सर गांव के बच्चों को पढ़ाने में चुनौती जहां आती है बस वो यही है कि निरंतरता, बच्चे जो है रेगुलर क्लास में नहीं आ पाते। बस थोड़ी समस्या यहाँ आती है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर कंटिन्यूटी बच्चे की बनी रहे जी तो और बेहतर परिणाम होंगे। ठीक। जो बच्चों के जो अभिभावक होते हैं उनका सहयोग कैसा रहता है? जी बच्चों का, अभिभावक और समस्त ग्रामवासियों का सहयोग हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है जी। और जो ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं हाँ, वो भी हमें निरंतर सहयोग करते रहते हैं जी। उनके सहयोग से ही प्रेरणा लेकर हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है सर, आप ये बताइए, आप बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? आपके अनुसार गांव के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या है? सर बच्चों की पढ़ाई से संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो करते हैं कि बच्चों को खेल खेल में गतिविधियों के माध्यम से सिखाएं जी, क्योंकि बच्चे खेल में रुचि भी लेते हैं और उसमें सीखने के लिए भी बहुत जल्दी से वो सीख जाते हैं। जी जी जी। और प्रेरणा यही है कि अगर बच्चे नियमित रूप से जो दिया हुआ होमवर्क है वो करते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखें, स्कूल में लगातार आते रहें, तो बेहतर उज्जवल भविष्य उनका बनाने में हम सहयोग करेंगे। यहाँ पे जैसे जो सरकारी योजनाएं होती हैं, मिड डे मील, जी सर, वो भी यहाँ पे दी जाती होंगी? जी हाँ, मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से पर डे बनता है। हर दिन का एक अलग अलग मेन्यू है। सोमवार में फ्रूट्स भी बच्चों को दिए जाते हैं और रोटी सब्जी है। मंगलवार में दाल चावल है। बुधवार ताहरी और दूध दिया जाता है बच्चों को। बृहस्पतिवार फिर रोटी सब्जी है। शुक्रवार में ताहरी है और शनिवार में सब्जी चावल। तो निर्धारित मेन्यू के हिसाब से जी बच्चों को मिड डे मील वितरित किया जाता है। इस तरह से आपका मिड डे मील आंगनवाड़ी केंद्र? जी, ये हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है। आप किन सुविधाओं की कमी महसूस करते हैं जो बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर बना सकती है? सर सुविधाएं के बारे में अगर कहा जाए तो जैसे बच्चे थोड़े दूर से आते हैं हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर थोड़ी सी सुविधा हो जाए, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्री प्राइमरी से लेकर के और कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित की जाती हैं। ठीक है। तो लगभग 3 साल का बच्चा भी हमारे यहाँ प्री प्राइमरी में आंगनबाड़ी में आता है। तो थोड़े छोटे बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अगर हो तो थोड़ा बेहतर हो सकता है वो। ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा आपके यहाँ पे 2 रैंप ये बने हुए, ये किस वजह से बने हुए रैंप? सर ये रैंप बने हुए हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। कोई दिव्यांग बच्चा अगर आता है तो क्लासरूम में उसको जाने में कोई परेशानी कठिनाई ना हो जी, इसलिए रैंप क्लास में बनाए गए हैं। और साथ ही दिव्यांग शौचालय भी बनाया गया है कि उसको
टॉयलेट जाने में कोई समस्या नहीं। ठीक, प्रधानाध्यापक हैं जी सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जब यहाँ आए तो उसके बाद से कुछ बच्चों में यहाँ पे वृद्धि हुई है स्कूल के अंदर या कमी आई है? और दूसरा ये कि आप जो है यहाँ की जो हिस्ट्री है जी, ये कब से जो है इसमें स्कूल बनना स्टार्ट हुआ गांव के अंदर और कब जाके ही पूरा हुआ? सर मुझे लगभग 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे सितंबर में। 2015 में मेरी जब यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो ये जो खाली जगह है, हाँ, यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी इस जगह पर। जी, यहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी। हाँ, तो वो बिल्डिंग जो थी 1983 में सरकार के अकॉर्डिंग बनाई गई, लेकिन उससे पहले जो इतिहास है इस विद्यालय का वो ये रहा है कि यहाँ पर एक टीन शेड डाली गई थी, 2-3 हॉल टाइप के कमरे बनाए थे और टीन शेड पड़ी हुई थी। तो सबसे पहला स्कूल यहाँ पे था? जी, यहाँ पे था। ठीक। फिर उधर जिस पोर्शन में प्राइमरी की बिल्डिंग इस समय बनी हुई है, हाँ, वहाँ पर भी टीन शेड बनी हुई थी। हाँ, हाँ। और गांव से जो शिक्षित व्यक्ति थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था पढ़ाने के लिए। जी। केवल एक अध्यापक थे यहाँ पर उस समय। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई, विद्यालय का अस्तित्व में आ गया विद्यालय, और 1983 में यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग बनी है। ठीक है। और तब से लेकर के अब ये विद्यालय सरकार समय समय पर अपने अतिरिक्त कक्षा कक्ष या बिल्डिंग जो भी बनती रहती है वो आते रहते हैं। और संसाधनों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए यहाँ पर बैठने के लिए सारी क्लासों में टेबल हैं, बेंचेज लगी हुई हैं, और हमारे विद्यालय को 3 कंप्यूटर सेट मिले हुए हैं, और आंगनवाड़ी में एक LED लगी हुई है, और खेल कूद के सामान में लगभग सभी सामान हमारे पास मौजूद है। ठीक। और हैंड वॉश है हमारे पास बच्चों के लिए, टोटियां लगी हुई हैं बर्तन धोने के लिए, सैनिटाइजर की पूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था है जी। और दिव्यांग शौचालय के साथ साथ 2 शौचालय बालिकाओं के लिए अलग से हैं और 2 बालकों के लिए अलग से। ठीक। ये यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हमारे पास इस समय मौजूद। अभी बच्चों की संख्या जो है वर्तमान में पहले के मुकाबले कोई फर्क है, बढ़ रहा है, घट रहा है जनसंख्या क्या? जब मैंने यहाँ पर सर ज्वाइन किया था तो ये विद्यालय कंपोजिट नहीं हुआ करता था जी। मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो एज ए विज्ञान अध्यापक जूनियर में हुई थी जी। तो प्राइमरी सेक्शन उस समय अलग हुआ करता था, जूनियर सेक्शन अलग था। तो जिस समय मेरी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी तो उस समय इस विद्यालय में 33 बच्चे नामांकित थे, और आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 72 बच्चे इस समय प्रेजेंट में पंजीकृत है जी। लगभग डबल हो गए बच्चे जी। ठीक। और अब ये विद्यालय कंपोजिट हो चुका है। ठीक। अभी हमारे साथ जो हैं रसूलपुर आबाद के जो हैं प्रधानपति हैं, और मैं सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा, और साथ ही मैं ये चाहूँगा कि आप हमें ये बताएं कि जब आप प्रधान बने तो उसके बाद आपने कौन कौन से विकास कार्य गांव के अंदर करवाए अपनी पंचायत क्षेत्र में? मैं रईस अहमद जी। प्रधानपति जी। ग्राम पंचायत रसूलपुर आबाद। जी। जैसे हम प्रधान बने हम लोग, और हमने ग्राम रसूलपुर आबाद में बहुत ही ज़्यादा डैमेज रोड थे जहाँ 1-1 फुट पानी भरा रहा करता था। प्रियॉरिटी पे सबसे पहले सैनी समाज के पास और मुस्लिम समाज के पास एक रोड था जो सबसे बड़ी प्रियॉरिटी पे हमने उसको बनाया। उसके बाद हमारे विकास कुछ टाइम के बाद ODF में हमारा गांव आया। हाँ। जिसमें हमने जगह जगह ये कूड़ेदान बनवाए जी। और उसमें नाली भी आई हमारे। हमने पूरे गांव में लगभग कोई भी ऐसा रोड नहीं छोड़ा अपने 5 गांव में जिसमें रोड नालियों से ना जोड़ा हो हमने पानी की सप्लाई पर। ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा रोड हमारे बन चुके हैं। अभी हमारे कुछ रोड बाकी हैं प्रायोरिटी के बेस पे, उनको बनाने का प्रयास चल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास देना चाहता हूँ अपनी पंचायत में, और जो काम रह जाए वो बात की वजह इसमें अभी जैसे बिजली, पानी और सड़क तीनों चीजें हैं गांव के अंदर मेन होती है, तो इनकी क्या स्थिति है? बिजली कैसे आती है? बिजली हमारे यहाँ ठीक आती है, अच्छी रहती है। और पानी के लिए हैंडपम्प भी हमारे पहले लगे हुए थे, लेकिन अब हमारी टर्म में टंकी आई है जी। और बहुत जल्दी टंकी का पानी लोगों तक आने का प्रयास जारी है। गांव में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई है? हमारी ग्राम पंचायत में 7 स्कूल हैं
और प्राइवेट स्कूल भी हैं। शिक्षा के बारे में हमने लोगों को सबसे पहले उनके पेरेंट्स को जागरूक किया है जी। कि अपने बच्चों को तालीम के लिए आगे बढ़ाएं, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। और उसके लिए शिक्षा के अभी स्कूलों में भी काम कराए हैं कुछ, और फिलहाल अभी हमारे ये मर्ज हो रहा था स्कूल, उसको फिर गवर्नमेंट ने फिर रोक दिए गए हैं। अच्छा। और हमने घर जा जाकर उनके पेरेंट्स को समझाया, तो कुछ बच्चों की जनसंख्या बढ़ाई है उसमें, ताकि स्कूल हमारे बचे रहें और लोग उससे शिक्षा हासिल करें। अच्छा, आपके गांव में मैंने देखा है कि स्वास्थ्य के लिए कोई खास सुविधा नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर भी कोई अपॉइंट नहीं है, कोई मेरे ख्याल से फार्मासिस्ट आपके यहाँ आता है? एक CHO बैठती है हमारे यहाँ जी। जो 10 बजे से 4-5 बजे तक रहती हैं जी। और वो हर तरह का इलाज कराती हैं और यहाँ पर जांच वगैरह का भी सैंपल लेके जाती हैं। ऐसा नहीं तो इसको और बेहतर बनाने के लिए आपने कोई स्टेप लिए? उसके लिए यह है कि हम यहाँ पर जो हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसमें परमानेंट 1-2 डॉक्टर और बैठे, शासन से इसकी डिमांड चल रही है। गांव के जो किसान हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है और इनको इन समस्याओं से निपटने के लिए पंचायत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? गांव में किसान लोग जो ग्राम पंचायत की समस्या रहती है हमारे सामने, ज़्यादातर अभी 2-4 साल पहले गायों की एक बड़ी दिक्कत हो रही थी। लोगों ने गायों को छोड़ दिया था, वो एक पकड़वा कर उसे गौशाला पहुंचाना एक बड़ा विषय बना हुआ था पंचायत के लिए। उसमें हमने 300-400 गाय लगभग अपने गांव से गौशाला पहुंचाने का काम किया है जी। और पीछे बंदरों की शिकायत भी आई थी, बंदरों के लिए भी हमने लेटर लिखवा के शासन को भेज दिया है जी। उन्हें पकड़वाया जाए। और अभी पीछे वैसे गुलदार का कोई अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कुत्ता और बकरी 2-4 बार लेके चले गए हैं। उसके लिए हमने अपना पिंजरा पंचायत की तरफ से खरीदवा कर पंचायत में जगह जगह रखवा कर उसे पकड़ने का प्रयास जारी है, ठीक है, जिससे किसानों की फसलें सेफ रहें और जनता भी सेफ रहे। ठीक है। और जैसे अभी मोदी जी का मिशन है कि हर युवा को जो है स्किल्ड किया जाए, तो उसके अंतर्गत आपकी पंचायत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, मोदी जी के जो कार्यों पे जो स्किल्ड वाला मामला है, उसमें हमारे यहाँ जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी जी। और ये हमने अपने पंचायत में लाइब्रेरी लेकर आए हैं। जी जी। 24 घंटे खुली रहती है, इसमें लाइट की फैसिलिटी, फुल फैसिलिटी, सभी चीज़ें हैं, वाईफाई है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे इसका फुल फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी दूसरे गांव में हमारे एस्ट्रोनोवी लैब है जो बनाई है जी। वो भी बच्चों के फ़ायदे के लिए बनी है, उसमें भी बच्चा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और भी आगे प्रयास है कि हम बच्चों के लिए कोई नई स्कीमें लाएं और अपनी पंचायत को एक नया रूप दें। ठीक। जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ क्या जरूरतमंद तक पहुंच पा रहा है आपकी पंचायत में? हाँ, लगभग मेरा प्रयास है जी कि 100% में पहुँचा रहा हूँ जी। और जैसे पेंशन का था, जब मैं ग्राम प्रधान बने हम लोग, तो लगभग 30 से 40 पेंशन उस टाइम थी, जिसका आज के टाइम में टारगेट 250 प्लस है। जब आप बने थे उस टाइम 40 थे, अब 250 से ज़्यादा लोगों को 250 प्लस है और आगे से जो भी पात्र है मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी की पेंशन लग जाए। ठीक। और पारिवारिक लाभ भी हमने लोगों को दिलवाए हैं जी। और उसके साथ साथ राशन वाले कार्ड भी हमारे यहाँ PPL भी और वैसे भी बनवाए हैं लोगों को। ठीक। जो भी स्कीम आई है पब्लिक तक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहा है हमारा। ठीक। आप जो हैं आगे चलकर अपनी पंचायत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और आपका सपना क्या है अपनी पंचायत को लेकर? 2021 में जब हम प्रधान बने थे तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा विषय सड़कों का था जी। जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी आबादी वाले गांव हैं हमारे, उनमें हमने 80% लगभग सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया है, नालियों की सप्लाई का पूर्ण कर लिया है और सफाई के मामले में भी काफ़ी हमने आगे प्रयास रहा। अब आने वाले फ्यूचर में अगर पब्लिक का हमारे ऊपर विश्वास रहा और हम बनते हैं तो प्रेमपुरी साइड और कटारमल साइड में जहाँ डेरे हैं
वहाँ पे हम सीसी का कार्य कराना हमारे लिए बहुत भारी काम है। तो हम 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के खड़ंजे बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे सस्ते में हमारी सारे रोड पक्के हो जाए ठीक और एक पंचायत को एक नया रूप मिले। ठीक। मिट्टी में डलेगा तभी तो काम करेगा। अभी क्या है, सबसे पहले जो लाल सड़न बीमारी है, वो लाल सड़न बीमारी डलने में इसलिए ऊपर फैल गई नीचे मिट्टी में। तो दोस्तों ये थी रसूलाबाद गांव की इनसाइड स्टोरी, जिसे जो है रसूलाबाद के नाम से फेमस है, लेकिन इसे सुभाष नगर जो है आज की डेट में सुभाष नगर कहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गांव की भी इस तरह की इनसाइड स्टोरी हम बनाएं तो हमें जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।